हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा आप सब पढ़ते आए होंगे बचपन से। हमको इंग्लिश में और हिंदी में नाउन, देखिए संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन, तो इंग्लिश में और हिंदी में हम संज्ञा को पढ़ते आए हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, बचपन से रटते आए हैं, समझते आए हैं कि इसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन आज यहाँ हम थोड़ा और जानेंगे, संज्ञा के बारे में थोड़ा और जानेंगे, संज्ञा के प्रकार के बारे में जानेंगे और संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, मूलतः संज्ञा कितने प्रकार के हैं, और उसमें जो भाववाचक संज्ञा है उसको विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि उसी में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो बहुत सारे लोग हैं जो भाववाचक संज्ञा को नहीं पहचान पाते हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की क्लास इक्वली सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आपसे निवेदन है गाइस कि आप क्लास के अंत तक, क्लास के एंड तक बने रहिए, तभी आप यहाँ से कुछ बेहतर सीख कर जाएंगे। तो चलिए बहुत ही ध्यान से हम समझते हैं संज्ञा के बारे में और संज्ञा के प्रकार के बारे में, और एक एक करके सारे डिफिनीशन के बारे में और उसके साथ एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कैसे भाववाचक संज्ञा हम बनाते हैं, सर्वनाम से, विशेषण से, जात से, जातिवाचक संज्ञा से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। क्लास अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास को। देखिए संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा की डिफिनीशन क्या है। तो संज्ञा की डिफिनीशन है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा यही तो है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, पहला क्या है व्यक्ति, व्यक्ति, वस्तु, दूसरा क्या है वस्तु, तीसरा क्या है स्थान। तो आप यहाँ से समझिए सबसे पहले कि संज्ञा को अगर इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी स्थान है, सभी को कोई ना कोई नाम दिया गया है। नाम अगर दिया गया है तो संज्ञा है। तो इस पृथ्वी पे जितनी भी चीजें हैं और उसका नाम अगर है तो संज्ञा है, इतना ध्यान में रखिए। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, यहाँ पर व्यक्ति, वस्तु या स्थान, तो जो पूरा ब्रह्मांड है वो किससे किससे मिलकर बना है, तो ये तीन चीजों से मिलकर बना है। तो आप कह सकते हैं पूरा ब्रह्मांड संज्ञा है। क्यों संज्ञा है? क्योंकि यही तीन चीजों से मिलकर बना है। पूरे ब्रह्मांड में या तो व्यक्ति है, या तो वस्तु है, या स्थान है। ठीक है, कौन कौन है? या तो कोई व्यक्ति है, या तो कोई वस्तु है, या तो कोई स्थान है। इन्हीं तीन चीजों से मिलकर बना है। तो सिंपल सी डिफिनेशन आप जाने संज्ञा की कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसके अलावा भी आप जोड़ सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। गुण का भी नाम अगर दिया गया है तो भी संज्ञा है। भाव का नाम अगर जैसे गुण मतलब अच्छा बुरा, कम ज्यादा, ये सब गुण है। अगर भाव कह दे बुढ़ापा, मिठास, इंसानियत, ये सब क्या है? भाव है। तो सबका नाम दिया गया है ना, सबका नाम जब रखा गया है तो उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेमिंग वर्ड। जितने भी नेमिंग वर्ड है, नाउन को नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम जिस किसी का नाम रख देते हैं, दे देते हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो व्यक्ति हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? संज्ञा ही कहते हैं। तो आई होप संज्ञा की डिफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। तो संज्ञा के बारे में हम जान गए कि संज्ञा किसे कहते हैं, इतना तो हम जान गए। अब जानेंगे कि संज्ञा के प्रकार क्या क्या हैं। तो संज्ञा के आप प्रकार हमेशा पढ़ते आए होंगे कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं। तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कहीं कहीं पर किसी पुस्तक में 5 लिखा होता है तो कहीं पर 3 लिखा होता है। तो जो जैसे मतलब अलग अलग विद्वानों की आप किताब बुक्स पढ़ेंगे तो अलग अलग तरीके से लिखा होगा। जो यहाँ पर हम आपको बताएंगे तो सबका निचोड़ है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि संज्ञा मेनली जो मूलता है कितनी प्रकार की है। मूलता मतलब मूल कितनी प्रकार की है? तो संज्ञा 3 प्रकार की है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा मूलतः कितने प्रकार की है? तो मेन प्रकार कितने हैं? तो आप कहेंगे 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और संज्ञा के दो जो भेद और है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, वो भी इसी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बहुत सारे बुक्स में आपको 5 प्रकार के ऐसे देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर, इसको जो आप संज्ञा के 3 प्रकार देख रहे हैं मूलतः, इसको कहते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अगर पूछेगा एग्जाम में व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है तो आप कहेंगे 3।
कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पूछे गए संज्ञा के अन्य दो भेद कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे समूहवाचक या समुदायवाचक या और कह सकते हैं पदार्थवाचक। ठीक है, तो मेनली तो तीन ही है और अन्य दो प्रकार हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, और इसको कहते हैं, टोटल मिला दिए तो 5 हो गए। तो यही बुक्स में पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है कि संज्ञा के 5 प्रकार है, कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक। लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में पूछा जाता है कि संज्ञा के मूलतः कितने प्रकार हैं? तो आप कहेंगे 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। पूछेगा संज्ञा के अन्य कितने भेद हैं? तो आप कहेंगे 2, समुदायवाचक या समूहवाचक। समुदायवाचक को ही समूहवाचक कहते हैं, द्रव्यवाचक ये 2 है। अब हम एक एक करके सारे प्रकार के बारे में जानेंगे, तभी आप समझ पाएंगे, तभी आप पहचान पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में कैसे दिया जाता है, एग्जाम में एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि इसमें से बताइए कौन सी संज्ञा है, संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो सबके बारे में अगर आप जानते रहेंगे तो आप बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे कहते हैं? जैसे अब यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक साथ साथ में पढ़ना है, क्योंकि इसी से हम रिलेट करके देखिए, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप एकदम स्टार्टिंग से हिंदी पढ़िए, क्योंकि आगे जो भी टॉपिक दिया रहता है एक दूसरे से रिलेटिव रहता है। पिछला टॉपिक जो आप पढ़ चुके होंगे, आगे वाला जो टॉपिक आएगा उससे रिलेशन उसका जरूर रहेगा। तो आप क्रम से क्लासेस को कीजिएगा, किसकी? हिंदी की, क्योंकि उसका रिलेशन अगले वाली क्लास से जरूर, अगले वाले टॉपिक से जरूर रहता है। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को दोनों को साथ में बताएंगे। क्यों बताएंगे? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष इसको ध्यान रखिए, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जो संपूर्ण जाति का बोध कराता हो। जैसे एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे विशेष व्यक्ति किसी का नाम ले लिए राम, हिंदी में लिखेंगे राम। ठीक है, राम अगर लिख रहे हैं तो क्या हो गया? विशेष व्यक्ति का नाम हो गया। अगर हम लिख रहे हैं दिल्ली तो ये विशेष स्थान का नाम हो गया। अगर हम लिख रहे हैं मेज तो विशेष वस्तु का नाम हो गया। अब ये तो विशेष वस्तु का नाम हो गया। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या है। जैसे हम लिखते लड़का, और यहाँ लिख दे राज्य, और यहाँ लिख दे फर्नीचर। तो यहाँ पर देखिए, राम और लड़का दोनों में डिफरेंस क्या है? लड़का संपूर्ण, दुनिया में जितने लड़के हैं सारे लड़के जाति का बोध कौन करा रहा है? ये शब्द, लड़का शब्द करा रहा है। अगर उसी पूरे लड़के शब्द में से किसी एक का नाम हम पर्सनली ले लें, विशेष रूप से उसको ले लें, तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे वो लड़का है, लड़का संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, उसमें से राम जो है व्यक्तिवाचक, मतलब एक विशेष लड़के में एक विशेष लड़का है राम, तो राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। ऐसे दिल्ली एक विशेष स्थान है, लेकिन राज्य में सारे राज्य पूरे कंट्री के राज्य आ जाएंगे, लेकिन उसमें उस राज्य में से एक राज्य का हम नाम ले लिए दिल्ली, तो क्या हो गया? दिल्ली हो गया व्यक्तिवाचक, राज्य हो गया जातिवाचक। जो राज्य था वो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा था, संपूर्ण राज्य का बोध करा रहा था। आगे देखिए, जैसे मेज क्या है? फर्नीचर में आता है। फर्नीचर, पूरे फर्नीचर में सब कुछ आ जाएंगे, जैसे टेबल आएगा, मेज आएगा, कुर्सी आएगी, बहुत सारे आ जाएंगे, बेंच आएगी, तो फर्नीचर, सबको फर्नीचर कहा जाता है। लेकिन उस फर्नीचर में से किसी एक फर्नीचर, खास फर्नीचर का नाम हम ले लिए, जैसे मेज हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, और फर्नीचर हो गई जातिवाचक संज्ञा। फर्नीचर संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, उसके जैसे जितने भी हैं सबका बोध करा रहा है। तो आई होप आपके समझ में आया हो। अब देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? पदार्थों की अवस्था, गुण, धर्म या दोष को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, भाव क्या है? जो हमारे मन में भाव आता है उसी को हम भाववाचक कहते हैं। दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जो भाव आता है उसका नाम हम रखते हैं ना, तो जब हम नाम रख दिए तो संज्ञा हो गया। तो कौन सी संज्ञा हो गया? भाव। जैसे गुण में अगर हम बताएं मैं बहुत अच्छी हूँ, तो अच्छी तो दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन भाव ऐसा आ रहा है कि मैं अच्छी हूँ। आपके अंदर भी अगर आएगा तो आप समझेंगे हाँ ये अच्छी है, तो वो क्या हो गया? भाव हो गया। ठीक है, भाव हो गया। तो अच्छी शब्द का हम नाम दे दिए, भाव है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन नाम दे दिए, तो क्या हो गया? भाववाचक हो गया। संज्ञा की श्रेणी में आ गया। तो जैसे वह बहुत चालाक है, जैसे वह बहुत झूठ बोलता है, तो झूठ क्या हो? उसका दोष है।
नाम तो दे दिए ना हम उसका, चाहे वो गुड़ हो चाहे वो दोष हो, जिस चीज का नाम हम दे दिए, अब उसका झूठ जो बोल रहा है दिखाई नहीं दे रहा है, एक भाव है जो महसूस किया जा रहा है, उसको भी हम नाम दे दिए तो भाववाचक संज्ञा हो गया। भाववाचक संज्ञा बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अभी हम आगे देखेंगे कैसे संज्ञा से, कैसे सर्वनाम से, विशेषण से, कैसे जातिवाचक संज्ञा से हम क्या बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा कैसे बदलते हैं, तो उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो आप भाववाचक संज्ञा समझे। भाववाचक संज्ञा पदार्थों की अवस्था, गुण या धर्म या दोष को बताता है। अवस्था भी बताता है कि वो बूढ़ा है कि पतला है, मोटा है कि चालाक है, ये सब क्या है, भाव है। भाव दे रहा है, दिखाई तो नहीं देता लेकिन नाम दे रहे हैं तो भाव है। ठीक है, तो यहाँ पर आप तीन तीन प्रकार की संज्ञा जो मेन मेन मतलब मूलतः संज्ञा के प्रकार थे वो आप समझ गए। अब यहाँ पर आप देखिए, ज्यादा इसको डिटेल से इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप सब पढ़ते आए होंगे, बचपन से पढ़ते आए होंगे, इसमें हम जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए संज्ञा के अन्य भेद में जैसे समुदायवाचक या समूहवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, जातिवाचक संज्ञा में आ गया समूहवाचक, ठीक है, पूरे समूह का बोध करा रहा है। धातुवाचक, द्रव्यवाचक, जो धातु है द्रव्य। देखिए इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि समूहवाचक या समुदायवाचक किसे कहते हैं, जो पूरे एक समूह का बोध कराता हो, ग्रुप का। जो ग्रुप हो, एक ग्रुप बनता है, जैसे हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो ग्रुप बनता था, दल बनता था, दल को ही ग्रुप कहते हैं। तो उस ग्रुप में कुछ मेंबर होते थे, उस ग्रुप का एक नाम दे दिया जाता था, उस सारे मेंबर को एक ही नाम मिलता था, जैसे शिवाजी दल, राणा प्रताप दल, ऐसे दल करके ग्रुप बनते थे। लेकिन उस ग्रुप में बहुत सारे मेंबर थे, उस मेंबर का एक नाम उस ग्रुप का एक नाम दे दिया जाता था। उसके अंदर जितने भी मेंबर थे उसी नाम से सब संबोधित किए जाते थे। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसमें समूहवाचक में, जैसे आप हो गए सेना। सेना तो एक सैनिक से मिलकर नहीं बनती, उसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं, तब उस सैनिक के ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है, सेना नाम दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे सॉरी आर्मी, आर्मी आर्मी में बहुत सारे सेना होते हैं, बहुत सारे सेना मिल करके आर्मी आर्मी के ग्रुप का नाम दिया जाता है। ग्रुप है उसमें बहुत सारे सेना होते हैं, उसको क्या कहते हैं, आर्मी। आर्मी, पुलिस, पुलिस भी एक लोगों से नहीं, सारे पुलिस का बोध करा रहा है, मतलब कि सारे पुलिस का एक ग्रुप होता है, उसको हम पुलिस, सारे बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है जो पुलिस होते हैं, तो उनको हम पुलिस का नाम दे दिए जाते हैं, दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर्मी, आर्मी, पुलिस, मेला। जैसे मेला तो एक लोगों से मिलकर नहीं बनता, जब वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, भीड़ इकट्ठा होगी, तो सारे भीड़ को हम एक नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, मेला, और एक ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानिए कि एक विशेष समुदाय के या विशेष समूह को जो एक नाम दे दिया जाए, विशेष समूह हो, ठीक है, और विशेष समुदाय हो, उसको एक नाम दे दिया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक आप यहाँ बहुत ही आसानी से सीखिए। देखिए ठोस आप उसमें पढ़ते आए होंगे साइंस में, ठोस, द्रव एंड गैस। जो इसकी जो अवस्था है, इसकी जो अवस्था है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इससे ज्यादा, इससे आसान ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। द्रव्यवाचक संज्ञा को याद करना है तो ठोस, द्रव, गैस आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, पदार्थ की अवस्थाएं हैं, तो उसी पदार्थ की अवस्था को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस, जो ठोस अवस्था में है जिसको हम वजन करके तौलते हैं, द्रव्य को हम नापते हैं, गैस को भी हम नापते हैं। ठीक है, केजी में भी नापा जाता है। यहाँ पर देखिए जो तीनों चीजें हैं जो नाप तौल के से रिलेटिव है, चाहे वो धातु हो, चाहे वो द्रव्य हो, चाहे वो गैस हो, उस सभी को किसकी श्रेणी में रखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा भी आप पढ़ते होंगे गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन इंग्लिश में कहते हैं। तो उसमें जो जिस चीजों को हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन में रखते हैं, और जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते उनको अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। तो कई कई बुक में आपको गणनीय, अगणनीय करके भी नाउन मिलते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। गणनीय किसको कहते हैं, जैसे अगर दे दे मेज, मेज क्या है, गणनीय है, गणनीय है। ठीक है, अगर हम लिख दे चीनी, चीनी अगणनीय है। बाल लिख दे तो अगणनीय है, इसको हम गिन नहीं सकते। जिस चीजों को हम गिन नहीं सकते उसको हम किसकी श्रेणी में रखते हैं, अगणनीय। यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप जानते चलिए, एग्जाम में आए तो आप बता दीजिएगा। यहाँ पर हम पांचों प्रकार की संज्ञा के बारे में हम जान गए।
ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 प्रकार की संज्ञा के बारे में हम जान गए। एग्जाम्पल से हम सीख भी लिए कि कैसे कैसे हम एग्जाम्पल से हम समझ भी गए कैसे दोनों डिफरेंसेस है। अब यहाँ बात पड़ती है कि भाववाचक संज्ञा। जो भाववाचक संज्ञा है उसको तो हम बता दिए कि अवस्था, गुण, धर्म या दोष को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा बनती कैसे है तो यहाँ पर हम देखेंगे। भाववाचक संज्ञा सबसे पहले हम देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे इंसान एक जातिवाचक संज्ञा है। सारे इंसान जो दुनिया में है सबको हम एक नाम दे दिए हैं, तो सारी इंसान जाति का बोध करा रहा है, तो इंसान क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब यहाँ इंसान से हम कैसे भाववाचक बनाएंगे तो इंसानियत, इंसान से इंसानियत एक भाव है, दिखाई नहीं देता। इंसान तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इंसानियत कहते हैं इंसानियत दिखाओ, तो इंसानियत क्या है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन उसको नाम दिया गया है। वो एक फीलिंग है, वो एक महसूस बस उसको किया जाता है, वो एक भाव है, इसलिए यहाँ इंसान से इंसानियत। तो आप बनाना सीख जाइए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मित्र से, मित्र क्या है, तो जितने भी दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, सबको एक नाम दे दिए गए। संपूर्ण मित्र जाति का बोध करा रहा है, ठीक है, संपूर्ण दोस्त का बोध करा रहा है, तो उससे हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, जैसे मित्रता, ठीक है। मित्रता क्या हो गया, एक भाव हो गया, दिखाई नहीं देता लेकिन नाम तो दिया गया है ना, तो मित्रता एक भाव हो गया, ठीक है। तो मित्रता एक भाव हो गया। कैसे, देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन रही है। शत्रु क्या है, सारे शत्रु का बोध कौन करा रहा है, शत्रु, ठीक है, शत्रु शब्द करा रहा है, सारे शत्रु जाति का बोध करा रहा है। तो इससे यहाँ पर हम कैसे भाववाचक बनाएंगे, जैसे शत्रुता किसी से दुश्मनी रहती है, शत्रुता रहती है, एक भाव ही तो है कि मुझे उससे शत्रुता है, मुझे उससे दुश्मनी है, दिखाई नहीं देता। शत्रु तो दिखाई देता है, वो एक इंसान होता है, लेकिन वो जो शत्रुता होती है उसके अंदर का एक भाव होता है, ठीक है, तो नहीं दिखाई देता। तो शत्रु से शत्रुता हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, ऐसे ही बनता है। आगे देखिए, सर्वनाम से भाववाचक बनाना। सर्वनाम से कैसे भाववाचक बनाया जाता है, देखिए, अपना, पराया, सर्व, मम, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं। जैसे सर्वनाम की एक क्लास हम अलग से लेके आएंगे, जैसे हम संज्ञा की लेकर आए, क्योंकि वो भी उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसको भी हम डिटेल से पढ़ाएंगे। बस संज्ञा यहाँ पर आप इतना जान जाइए कि जो शब्द संज्ञा के स्थान, सर्वनाम आप यहाँ पर इतना जान जाइए कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर कहें राम, अगर राम नाउन हो गया, मतलब संज्ञा हो गया, राम बार बार ना कह करके हम उसको कहें वह, उसको वह से संबोधित करें, तो राम, ऐसे राम लिख रहे हैं, अगर बार बार राम ना लिख करके हम लिखते हैं वह, तो क्या हो गया, ये सर्वनाम। किसके स्थान पर प्रयोग हुआ, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ, इसी को रिप्लेस कर किया। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ पर आप तुरंत समझ जाएंगे कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम की। जैसे राम बाजार जाता है, ठीक है, राम बाजार जाता है, राम सब्जी खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 बार राम लिख दिए, जो कि ठीक नहीं लग रहा। एक बार राम से शुरुआत किए, फिर बीच में राम लिख दिए, जो कि ठीक नहीं लग रहा है, सुनने में अटपटा लग रहा है। इसको सुसज्जित करने के लिए हम क्या करते हैं, आप ऐसे इस वाक्य को लिख सकते हैं, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, वह सब्जी खरीदता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, वह हम क्यों लिखे, राम को रिप्लेस करके वह लिख दिए, तो राम संज्ञा है, वह क्या है, सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पे जो वर्ड को हम यूज करेंगे, जिस वर्ड को, उसी को कहेंगे सर्वनाम। जैसे वह ही तो नहीं सर्वनाम है, जैसे वह हुआ, तुम हुआ, ए हुआ, ओ हुआ, ये सब क्या है, सर्वनाम है। अपना हुआ, पराया हुआ, ये सब सर्वनाम है, ठीक है। कहाँ पर यूज होते हैं, संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं। तो हम देखेंगे कि संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे, सर्वनाम से भाववाचक हम कैसे बनाएंगे। जैसे अपना एक सर्वनाम है, अपनत्व कह सकते हैं, या कह सकते हैं अपनापन, ठीक है, अपनापन। तो यहाँ पर देखिए अपनत्व या अपनापन जो कोई दिखाता है तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको एक नाम दे दिया गया है, तो क्या हो गया, भाववाचक हो गया। अगर पूछेगा अपना का भाववाचक संज्ञा क्या है, तो आप कहेंगे अपनापन या अपनत्व। पराया का भाववाचक संज्ञा परायापन,
अगर कोई पूछेगा पराया का भाववाचक संज्ञा तो आप कहेंगे परायापन। अपना, पराया, सर्व, मम क्या है? सर्वनाम है। सर्वस्व, सर्वस्व, सर्वस्व का मतलब होता है सभी, सर्व सभी, सर्वस्व मतलब संपूर्ण। ठीक है, मम ममत्व। ठीक है, यहाँ पर देखिए सर्वनाम से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाए। आगे देख लेते हैं, तीसरा है विशेषण से कैसे हम भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं विशेषण किसे कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसी को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, जैसे संज्ञा राम हुआ, सर्वनाम हुआ वह, इन सब की जो विशेषता बताता है उसी को कहते हैं विशेषण। ठीक है, उसी को कहते हैं विशेषण। तो कैसे बताता है, जिससे कह रहे हैं हम कह दे राम बहुत चालाक है, चालाक है, तो राम की विशेषता बताया जा रहा है कि राम बहुत चालाक है। तो यहाँ पर चालाक क्या है? चालाक, चालाक शब्द विशेषण है। अब यहाँ पर पूछेगा एक शब्द आप सुनते आएंगे विशेषण और विशेष किसे कहते हैं। तो चालाक तो विशेषण हो गया, राम क्या हो गया? विशेष। बहुत ही इजी है, बस आप ध्यान से देखिएगा। राम क्या हो गया? विशेष हो गया। पूछता है ना कि इस शब्द में ऐसे सेंटेंस दे देगा, वाक्य दे देगा और उसमें पूछेगा आपसे किसमें से बताइए कि कौन सा विशेषण और कौन सा विशेष है। तो इसमें वो सब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस चीज की विशेषता बताई जाए उसी को कहते हैं विशेष। जिसके बारे में विशेषता कुछ बताया जा रहा है, जो विशेषता बताई जा रही है जिसके बारे में, उसी को कहते हैं विशेष। और जो कुछ बताया जाता है उसी को कहते हैं विशेषण। देखिए चालाक बताया जा रहा है तो ये विशेषण हो गया, और किसके बारे में बताया जा रहा है? राम के बारे में, इसलिए क्या हो गया? विशेष हो गया, विशेष हो गया। आई होप आपकी समझ में आ रहा हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं विशेषण से कैसे भाववाचक बनाते हैं। देखिए मीठा, मीठा से मिठास, मधुर, मधुर से माधुर्य। देखिए मीठा, मधुर, निर्बल, हरा, निपुण, ये सब क्या है? विशेषण बताया जा रहा है कि वह सभी कामों में निपुण है। वह क्या हुआ? जैसे हम लिख दिए, उसका संज्ञा का तो बता दिए, लेकिन सर्वनाम का देखिए वह सभी कामों में निपुण है, सभी कामों में निपुण है, निपुण है। ठीक है, निपुण क्या हो गया? विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो हम यहाँ पर डिफिनेशन सर्वनाम की विशेषण की क्या पढ़े? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसी को हम विशेषण कहते हैं, और जिसके बारे में विशेषता बताई जाए उसको कहते हैं विशेष। और जो कुछ बताया जाता है उस इंसान के बारे में, उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उसको कहते हैं हम विशेषण। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप राम क्या था? संज्ञा था, और वह क्या था? सर्वनाम था। ठीक है, यहाँ पर नाउन की मतलब संज्ञा की विशेषता बताई गई, और वह मतलब होता है सर्वनाम, यहाँ पर सर्वनाम की विशेषता बताई गई। आई होप आपकी समझ में विशेषण आ गया हो, सर्वनाम भी आ गया हो। अब देखिए यहाँ पर मीठा से, मीठा क्या है? विशेषण है। मीठा से मिठास, कहते हैं बहुत मिठास है। मिठास दिखाई नहीं देता लेकिन एक भाव है अंदर जो हम महसूस करते हैं। आगे देखिए मधुर, मधुर से माधुर्य, मधुर से माधुर्य। ठीक है, यहाँ पर भी मधुर से माधुर्य, माधुर्य भी एक भाव है। निर्बल से निर्बलता, निर्बल से निर्बल कोई है और वहां से एकदम कमजोर हो गया, निर्बलता एक भाव है। हरा से हरियाली, जो दिखाई देती है मन में भाव आता है, हरा भरा जो चीज रहता है हरियाली का भाव आता है, उसको कहते हैं भाववाचक। यहाँ देखिए निपुण से निपुणता, निपुण से निपुणता। तो यहाँ पर देखिए विशेषण से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाए। आगे देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो यहाँ पर हम देख लिए सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया। वैसे तो बहुत सारे नाउन प्रोनाउन वर्ग जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ऐसे बहुत संबंध बोधक, ऐसे बहुत सारे हैं। क्या है? बहुत सारे ग्रामर जब आप पढ़ेंगे पूरा डिटेल से तो सबके बारे में बहुत डिटेल से बताया जाता है। अगर आपको ऐसी क्लासेस और चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे क्लासेस चाहिए, तो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्शन वर्ड। जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं उसी को कहते हैं क्रिया, उसी को कहते हैं क्रिया। क्रिया का मतलब ये होता है एक्शन, एक्शन, क्रिया का मतलब होता है एक्शन। तो जितने एक्शन वर्ड होते हैं उन सभी को कहते हैं हम क्रिया। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं? जो जो चीजें की जाती हैं, जो एक्टिविटी की जाती है, किसके द्वारा, चाहे जिसके द्वारा की जाए, चाहे नाउन के द्वारा, सॉरी, चाहे संज्ञा के द्वारा, चाहे सर्वनाम के द्वारा, जो एक्टिविटी की जाती है, जो काम किया जाता है, उसी को कहते हैं क्रिया, एक्शन वर्ड। एक अर्थ में आप समझिए कि जितने भी एक्शन होते हैं, चले चलना, फिरना, खेलना, उठना, बैठना, रोना, दौड़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। ठीक है, एक प्रकार का एक्शन हो रहा है।
तो इस सबको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, देखिए खेलना, खेलना क्या है, क्रिया है, और खेल क्या है, एक भाव है जो खेला जाता है बट दिखाई नहीं देता। भाव कहाँ दिखाई देता है, भाव हम महसूस करते हैं, ठीक है, फीलिंग्स होती हैं। आगे देखिए लिखना, लिखना क्या है, क्रिया है, लिखना से लेख, लेना देना, लेना देना से लेन देन, कमाना, कमाना से कमाई भाववाचक, उड़ना, उड़ान भाववाचक। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं क्रिया से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाए। तो कौन कौन से बनाए, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाए, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाए, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाए, और क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनाए। तो भाववाचक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको हम इतना डिटेल से बताएं कैसे कैसे बनता है, कैसे बदलता है। आप पेपर में जब भी आता है तो आप वहाँ गलत करके चले आते हैं, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिए। एक बार अगर आप समझ लिए तो कभी नहीं भूलेंगे और एग्जाम में आप कभी गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर हम अगर पूछेगा कि मेनली संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो आप कहेंगे संज्ञा के मूलतः 3 प्रकार हैं। अगर पूछेगा टोटल मतलब कुल संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो आप कहेंगे कुल संज्ञा के 5 प्रकार हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो आप कहेंगे उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और 2 अन्य कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर देखिए समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। तो 5 प्रकार टोटल हैं, कुल मिलाकर के संज्ञा के 5 भेद हैं, 5 प्रकार हैं, लेकिन मूलतः 3 ही है, उत्पत्ति के आधार पर भी 3 है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर आप जान गए कि कैसे हम जाति से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं, कैसे बदलते हैं। आई होप आपकी समझ में आया हो। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। अगर आपको ऐसी क्लासेस और चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम जिस टॉपिक को आपको चाहिए उस टॉपिक पे हम आपके लिए क्लासेस लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।